हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपने देखा है कि सीबीएसई ने अभी अपनी डेट शीट रिलीज़ कर दी है और रिलीज़ करने के बाद और आज मॉर्निंग में ही एक अपडेट भी आया था कि थोड़ा बहुत चेंज हुआ है डेट शीट के अंदर। जो 4 अप्रैल वाला एग्ज़ाम था वो 27 अप्रैल को कर दिया गया है, बट जो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स थे उनके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी कि 12th क्लास के जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के जो एग्ज़ाम्स थे उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है? इसलिए आप फ़ील फ्री और रिलैक्स करिए, अपनी तैयारी को बूस्ट अप करिए। चलिए आज हम ले आए हैं बिल्कुल आपके सामने इवनिंग शिफ्ट जो गवर्नमेंट स्कूल के एग्ज़ाम में जो हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, उसका सॉल्यूशन ला रहे हैं। ठीक है? उसका पार्ट 1 आपके सामने ये रहा। लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वन ब्रांच ऑफ द कॉस इनवर्स एक्स अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वैसे हमने देखी भी हुई है। कॉस इनवर्स एक्स की क्या होती है? क्लोज 0 से पाई, यानी कि 0 से लेके पाई के बीच में वैल्यूज होती है। ठीक है, पर यहाँ पर ये बोल रहा है कि उसको छोड़ के बताना, यानी कि उसका छोड़ के बताना, तो उसका मतलब ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं ऑप्शन ए भी कट गया। ठीक है, अब जो ऑप्शन बचे बी और डी बचे, इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो यहां पर से अगर हम देखें तो वैल्यू कितनी आएगी? पाई माइनस 0। तो लेंथ ऑफ इंटरवल यहां पर कितना आ रहा है? पाई। तो जब हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमने देखा था कि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या आएगी? पाई। तो यानी कि पाई लेंथ का ही कोई और इंटरवल भी चूज कर सकते हैं जिसमें सारी पॉसिबल पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है, आ रही हो। तो हमने देखा कि सर जो पहला ऑप्शन बी है, इसमें अगर लेंथ निकालूं तो 3π/2 माइनस π/2, यानी कि 2π/2। आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है? पाई, यानी कि ये भी पाई लेंथ का है और ये भी पाई लेंथ का है। तो कौन सा चूज किया जाए? तो एक बार क्वाड्रेंट अगर मैं बनाऊं, क्वाड्रेंट बनाते आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो क्वाड्रेंट बना के आपको दिख रहा होगा कि एक एंगल, एक तो कौन सा है? एक बोला है ये हुआ भाई हमारा 2π, यहाँ पर हो चुका है 2π। अब ये 2π से लेके यहां तक अगर जाएंगे तो ये 3π हो गया। सम सॉर्ट ऑफ सिमिलर किस जैसा लग रहा है? 0 से लेके 2π जैसा सिमिलर लग रहा है। ठीक है, तो इनके ऑप्शन डी पॉसिबल आंसर हो सकता है। अगर मैं ऑप्शन बी का डायग्राम बनाऊं तो बी वाला डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है कि π/2 यानी कि 90 डिग्री से लेके 3π/2 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो यहां पर इसमें भी नेगेटिव आंसर आएगा कॉस का और यहां पर भी नेगेटिव आंसर आएगा और पॉजिटिव वाला आंसर हमें मिल नहीं रहा। तो इसका मतलब बी वाला पॉसिबल आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब फाइनल आंसर जो हुआ हमारा, कौन सा हुआ? ठीक है, डी इज द फाइनल आंसर। यानी कि हमने देखा कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें, ठीक है, तो अदर कोई और अगर इंटरवल बनना चाह रहा है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? एक तो पाई लेंथ का इंटरवल होना चाहिए और वो पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज दे। यहाँ पर ये वैल्यू दे रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव दे रहा है, पर यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ रही है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आ रही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हुआ? करेक्ट हुआ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, वहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर केवल एक्स की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपने अगर मैट्रिक्स लिख दी पूरी पूरी, कौन सी? 1 2 2 2 1 x -2 2 -1, और इसको अगर आपने किससे ऑपरेट करा? इसके ट्रांसपोज से। ट्रांसपोज में क्या होगा? रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाती है, यानी कि सारी रोज को कॉलम बना दीजिए, यानी कि 1 2 2 2 1 x -2 2 -1, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करते ही आपने देखा कि सर अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो कैलकुलेशन तो मैं पूरी पूरी कर सकता हूं, पर वो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो मैंने काम करा, जिस रो में और जिस कॉलम में एक्स दे रखा है ना, पहले मैं उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो यानी कि अगर इस वाली को, अगर मैं पहले वाली इससे करूं मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट जो बनना चाहिए कौन सा बनेगा? A22 बनेगा। तो यानी कि ठीक है, यहाँ का 82 सामने वाले के 82 के क्या आएगा? बराबर आएगा, यानी कि इधर से जो एलिमेंट निकलेगा वो 9 के बराबर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2 से। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। x को मल्टीप्लाई कर देंगे x से। आंसर कितना आएगा? 9। तो यहाँ से कितना आया? यहाँ से आंसर आया x², और वो कितना आया? 2 दूनी 4, 4 से में 1 5, इसकी वैल्यू कितनी आई? 9। तो यहाँ से समझ में आया कि x² की वैल्यू कितनी आ रही सर? 4। x की वैल्यू +-2 आ रही है। +-2 आते ही आपने देखा सर ऑप्शन तो डी भी सही हो सकता है, ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, पर कंफर्मेशन तो है नहीं, तो भाई अपन को दूसरा भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोचा हो गया। अब लोचा हो गया तो क्या करूं भाई मैं? ठीक है, अब तो मुझे कुछ ना कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो अब मैं देखता हूं क्या कोई और है सिचुएशन जिसमें से वैल्यू निकल सकती है। हाँ, अब एक बच्चा बोला सर एक काम करो, जो ये पहली रो है ना, पहली रो, इस पहली रो को इसके दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो।
ठीक है, यानी कि पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो इनडायरेक्टली जो कौन सा एलिमेंट आएगा, सेकंड एलिमेंट निकलेगा, इधर वाला एलिमेंट। ठीक है, तो बस फिर काम खत्म। तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर लो जल्दी स्पीड में। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करिए किससे, 2 से। ठीक है, फिर 2 को मल्टीप्लाई करिए किससे, 1 से। फिर 2 को मल्टीप्लाई करिए किससे, x से, और आंसर कितना आएगा, 0। तो यहाँ से आंसर कितना आया, 2। यहाँ से कितना आया, 2। यहाँ से कितना आया, 2x। यहाँ से आंसर कितना आया, 0। तो 2x इक्वल टू कितना आ रहा है, -4। x इक्वल टू कितना आएगा, -2। तो भाई हमारा आंसर जो कैलकुलेट करके हमारा आ रहा है, वो आंसर कितना आ रहा है, वो आ रहा है -2। तो भाई हम तो अपना आंसर अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग जो जा रहे हैं, वो कितना आना चाहिए, -2 ही आना चाहिए। तो फाइनली हम तो अब आंसर कौन सा लगाएंगे, हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए। बट आंसर की जो दी है डीओई वालों ने, डीओई की आंसर की के अंदर इसका आंसर डी गिवन है, जो हमें लग रहा है पूर्णतः गलत। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू -2 सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, यही इकलौता फाइनल आंसर है जो दोनों में सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको, थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है और उसका इनवर्स है। तो यानी कुछ नहीं करना, ए इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, p टाइम्स ए। तो ए इनवर्स होता क्या है, 1/में डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, और p इनटू मैट्रिक्स लगा देंगे यहाँ पर, -2 3 5 2। ठीक है भाई, तो हमने ये मैट्रिक्स लगा दी। अब मुझे पता है कि 2x2 मैट्रिक्स में खास बात क्या है। अब देखिए डिटरमिनेंट निकाल लीजिए आसानी से। डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, -2 × 2। ठीक है, सेंटर में माइनस, 5 3 जा 15, तो -4 -15, आंसर कितना, -19 आया। तो 1/-19। एडजॉइंट निकालना 2x2 में बड़ा आसान, कैसे, डायनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज करो। ठीक है, यहाँ 2 -2, इनके साइन चेंज करो, -5 -3। यहाँ पर एलिमेंट कितना आएगा, p मल्टीप्लाई देगा पूरे पे, -2p। ठीक है, 3p, यहाँ पर कितना आएगा 5p, यहाँ पर कितना आएगा 2p। खत्म। अगर मैं यहीं से कंपेयर कर लूँ, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करो, क्वेश्चन खत्म। -2p की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, -2/19 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी होगी, 1/19, और क्वेश्चन गया, निपटी गए दादा, उड़ी गए क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, एक सिंपल बेसिक प्रॉब्लम थी जो कि हमारी निपट सकती है। थोड़ा दिमाग लगाए ना ध्यान से, पेपर में अगर 3rd 4th और 5th दे रखा हो तो मैं तो भाई 5th करूंगा सबसे पहले, क्योंकि पता है नंबर लाने जरूरी है, क्योंकि सम्मान जरूरी है। अभिमान तो भैया बाद में भी ले आओगे। ठीक है, अभिमान तो तभी आएगा तो कुछ नंबर आ रखे हो। चलिए देखते हैं आंसर, 5th का आंसर। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है और एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है। तो हमें तो प्रॉपर्टी पहले से पता है, एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट a की पावर n-1। यहाँ पर n क्या होता है, ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। अब मैट्रिक्स कितनी, 3x3 की, तो n की वैल्यू कितनी पुट होगी, 3 पुट होते हैं हमारे पास, पता है आंसर कितना बचेगा, 2। यानी कि सारी कहानी एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट निकालना डिटरमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और हमें दूर से दिमाग समझ में आ रखा है सर, तो पिछली वाली वीडियो में भी हमने देखा था कि ये तो कौन सी मैट्रिक्स है, डायनल मैट्रिक्स है, तो इसकी डायनल एंट्रीज को कर दो मल्टीप्लाई, कहानी खत्म। तो इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -3, हमें मिलेगा -3, हमें मिलेगा -1। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि माइनस की गलती जरूर हो जाती है पेपर में। ठीक है, तो -9 आंसर आया। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आई है, डिटरमिनेंट की वैल्यू है, पर हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर, हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 81। याद रखेंगे, माइनस की गलती की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो डी आंसर हमने निकाल लिया है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन e⁻x x² - 2 dx। अगर हम इसको क्या करें, इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करें तो हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो हमें एक ट्रिक की जरूरत है इसके लिए। ठीक है, अब ट्रिक क्या, क्योंकि एक मार्क्स का क्वेश्चन है पेपर में, तो थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई। तो क्या करें भाई, एक सिंपल सा काम करो, जब भी ऐसा फंक्शन आए कि इसमें पॉलिनोमियल दे रखा हो एक, ठीक है, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा हो, तो सिंपल से काम करो, पॉलिनोमियल को लिखो। क्या था पॉलिनोमियल, x² - 2 आया, इसका डेरिवेटिव करो, कितना का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आएगा 2x। इसका एक बार और डेरिवेटिव करो, फिर कितना आएगा 2, एक बार और डेरिवेटिव करो, कितना आएगा 0। ठीक है, अब एक काम करो, जो उप एक्सपोनेंशियल फंक्शन रह गया उसका इंटीग्रेशन करो, e⁻x आएगा, एक बार और इंटीग्रेशन करो, e⁻x आएगा, एक बार और करो, e⁻x आएगा। तो इसी का फायदा है, फायदा इसी चीज का है। ठीक है, अब एक काम करो कि जो सबसे पहला है वो प्लस
दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस। ऑल्टरनेटिव साइन चेंज उसमें फॉर्मूले में भी होते हैं, इसमें भी होंगे। फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, इनको इनको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, और आगे टर्म्स भी आते तो उनको भी मल्टीप्लाई कर लेते। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, e की पावर सब में है, ठीक है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर यहाँ पर से कितना आएगा माइनस 2x, फिर लास्ट में कितना आएगा प्लस 2, 2 से 2 कट ही गए और हमारा आंसर e की पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो हमें पता चल रहा है भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यानी कि हमने इस ट्रिक की हेल्प से कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। याद रखेंगे ट्रिक कब लगती है, ठीक है, ट्रिक लग जाएगी, ये वाली जो ट्रिक लगती है वो कब कब लगती है, जब ये अंदर वाला फंक्शन एक तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो, या तो e की पावर x हो या फिर sin x को ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हो, ऐसे ट्रिगो फंक्शंस हो, तब ये सेम अप्रोच आप लगा सकते हैं, ठीक है। पहले क्या करना है, जो फंक्शन था उसे सेम लिखो, उसका यहाँ पर डेरिवेटिव करो, फिर अगले स्टेप पर भी डेरिवेटिव करो। सबसे यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके लिखेंगे, पहले से ही इंटीग्रेट करो छाप दो, फिर दोबारा इंटीग्रेट करो, फिर दोबारा इंटीग्रेट करो और करते जाओ, ठीक है, और हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस ट्रिक को याद रखेंगे और बहुत अच्छी ट्रिक है, यूज करेंगे इसे आगे भी। तो अगर आपको ऊपर वाली ट्रिक समझ में आई है तो आप इसका इंटीग्रेशन कमेंट्स में, ठीक है, कमेंट्स में आप इसका इंटीग्रेशन करके बिना पेन छुए, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करके डायरेक्टली आंसर छाप के रखिए, ठीक है, देखते हैं कौन बच्चा सबसे जल्दी रिप्लाई करेगा और इसका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है कि p मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे वेक्टर के साथ, तो यानी कि p i कैप हो जाएगा, p j कैप हो जाएगा, p k कैप हो जाएगा, हो गया। इसका अगर मैं लेंथ निकालूं, इस वेक्टर क्या निकालूं, लेंथ, लेंथ निकालते ही इसकी लेंथ कितनी आनी चाहिए 1, क्योंकि क्या बोला हुआ है यूनिट वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर जिसकी लेंथ कितनी हो 1, वो कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। निकालने का तरीका डायरेक्टली आपको पता है, स्क्वायर रूट लगाइए, सारे स्केलर कंपोनेंट को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, सारे स्केलर कंपोनेंट को स्क्वायर करिए जोड़ दीजिए, यहाँ से आंसर कितना आएगा √3p स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी √3p इक्वल टू 1, p की वैल्यू कितनी 1/√3। आपका आंसर आपने लगा दिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनके ऊपर भाई स्पीड बहुत तगड़ी लगानी पड़ेगी आपको, नहीं तो पेपर में क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके, ठीक है। एमसीक्यूज में आपको टेक्निक्स बदलनी पड़ेंगी आपकी सोल्व करने की। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, यहाँ पर बोला हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, कौन सा फैक्टर निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर तब निकलेगा जब जो आपको दूर से पता चल रही हो कौन सी फॉर्म बनी है, ये क्या लीनियर x में है या लीनियर y में है, ठीक है। तो आपने सीखा हुआ है सर ये 3x स्क्वायर प्लस y, ठीक है, dx बाय dy, इसकी वैल्यू कितनी आई x। आपको पता है जिस वेरिएबल की पावर, ठीक है, 2 पाएगी, जिस वेरिएबल की पावर कितनी पाएगी 2, यानी कि x की पावर कितनी हुई 2, तो उसमें तो लीनियर कभी हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट लीनियर किस में होगी, x में, क्योंकि ये लीनियर x में नहीं है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट लीनियर किस में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में, y में। तो बनाओ इसको कैसे, dy को ले जाओ ऊपर, dx को ले आओ नीचे, तो क्या आएगा ये 3x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू x टाइम्स dy बाय dx आ गया। अब ये x को भी इसके अपॉन में ले जाओ, तो यानी कि यहाँ से सिंप्लीफाई होते हुए हमारा आंसर कितना आएगा, ये आएगा 3x स्क्वायर बाय x, ये आएगा y बाय x। फिर आपने क्या करना है, इसको dy बाय dx माइनस y बाय एक्स इक्वल टू 3x। यहीं से आपको IF निकालना है। IF क्या होता है, इंटीग्रेशन e p dx, e टू द पावर p की वैल्यू -1 बाय x dx, यहाँ पर कितना आएगा e की पावर माइनस लॉग x। अब यहाँ से आंसर कितना आएगा, e की पावर लॉग x की पावर -1। जब इधर भी बेस e होगा, इधर भी बेस e होगा, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो x की पावर कितनी आएगी -1, यानी कि 1 बाय x। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमने देख लिया ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है। तो हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक नई डिश आपके पास, प्रोबेबिलिटी आपके साथ आपके पास। चलिए देखते हैं गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपके सामने आ रहा है। जो सबसे पहले निकालना है, पहले वो देखिए, 6 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई बी आपको निकालनी है। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, नीचे क्या आएगा पीबी, जो नीचे लिखा हुआ तो वो सेम सेम आता है, ऊपर आते दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अब आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो आपको डायरेक्टली पता नहीं, तो एक काम करे भैया कि पी ए यूनियन बी तो क्वेश्चन में दे रखा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है पी ए, और क्या होता है पी बी, होता क्या है पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको पता है यूनियन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.3। यहाँ पर से इंटरसेक्शन की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या आता दिखाई दे रहा है हमें,
इंटरसेक्शन की वैल्यू आती दिखाई दे रही है 0.5 माइनस 0.4 दैट विल बी 0.1। तो बस फिर अब क्या ही दिक्कत है, तो निकालिए 6 टाइम्स पी ए बाई बी का जो आंसर आना चाहिए। ठीक है, 6 ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है ठीक है, तो आपने ए बाई बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर लिखनी पड़ेगी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ठीक, फिर नीचे लिखनी पड़ेगी किसकी, पी बी की प्रोबेबिलिटी। बी की प्रोबेबिलिटी कितने रखी है 0.3, तो यहां से पॉइंट हट गया, आंसर कितना आया 6 इंटू 1/3 दैट विल बी 2। एक बात और याद रखेंगे, ऊपर जो 6 था वो 6 डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, इधर भी वो लगाना भूल गए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से फाइनल आंसर कितना आया 2, तो ये आंसर हो जाएगा सी। पेपर में कृपया याद रखें कि भाई यहाँ पर डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी थी, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई कर रखा था, तो कोई बच्चा देख के पागलों की तरह ये ना सोचे कि बी डी और सी ऑप्शन में तो ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं जो प्रोबेबिलिटी को कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, प्रोबेबिलिटी तो 0 से 1 के बीच में होती है, सी और डी आंसर तो नहीं होने चाहिए, वो वाली बात नहीं होगी। 6 मल्टीप्लाई कर रखा है, क्वेश्चन अल्टर किया हुआ एग्जामिनर ने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भाई एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये किसका है, एलपीपी का है। एलपीपी वाला क्वेश्चन आपने देख लिया भाई कैसा रीजन का है। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं एलपीपी के दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक बाउंडेड रीजन वाले और एक अनबाउंडेड वाले। बाउंडेड वाले में तो आंसर कॉर्नर पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है। अनबाउंडेड वाले में आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और, ठीक है, मे और नॉट, यानी कि हो सकता है और नहीं हो सकता, ये दोनों पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बाउंडेड रीजन है, आसान है हमारे लिए, यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करना होता है, ठीक है। तो पागलों की तरह टेबल बनाने में कुछ ना धरा हुआ, सीधा सीधा एक काम करिए, डायरेक्टली वैल्यू पुट करिए, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू चेक करके देखिए कौन कौन सी वैल्यूज सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। क्वेश्चन में बोला मैक्सिमम किस पॉइंट पर आएगा, ऑप्शन ए तो डायरेक्टली कटेगा 0 पे, तो मैक्सिमम आने से रहा, ठीक है, और ना वो इस फिजिबल रीजन की पॉइंट है, तो चेक भी नहीं करना हमें, ठीक है। कौन से पॉइंट है बाकी सारे से चेक करिए, ठीक है। तो पहले वाले पॉइंट पर अगर मैं चेक करूँ 20 और 80 पे, 2080 पे मैं चेक करूं तो Z कौन सा पॉइंट पे, A पे, तो कितना आएगा 100 इंटू 20 और फिर 40 इंटू 80, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 2000, यहाँ से आंसर कितना आएगा 3200, फाइनल आंसर कितना आया 5200। तो A पे कितना आंसर आ रहा है 5200 आ रहा है, ठीक है। इधर पुट करिए Z B पर निकालिए, तो B पर निकालेंगे कितना आएगा, तो 100 इंटू 40, ठीक है, 40 इंटू 160, फाइनल आंसर यहाँ से कितना आ रहा है 4000, यहाँ से कितना आ रहा है 6400, यहाँ से आंसर और बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो और ले चलिए, यहाँ से आंसर कितना आया भाई हमारे पास, ठीक है 10,400। सी पॉइंट पे चेक करते हैं, 100 को किससे मल्टीप्लाई करना है 20 से, 40 को मल्टीप्लाई किससे करना है 180 से, तो यहाँ पर कितना आएगा 2000, यहाँ पर कितना आएगा 7200। तो ये आंसर तो भाई दूर से समझ में आ रहा है, बी वाला पॉइंट जो है, यानी कि कौन सा 40 और 160 वाला जो पॉइंट है वो हमारा बिल्कुल क्या है, सबसे मैक्सिमम पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हमने 9 क्वेश्चन निपटा लिए भाई साहब। लेट्स स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगर दोनों मैट्रिक्स को देखें, दो मैट्रिक्स क्या लिखिए आपस में इक्वल, तो a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर होगी 2k, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, और a माइनस बी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो कितनी आएगी 4 के बराबर आएगी। एक्चुअली आपको अब क्या चाहिए, आपको चाहिए कि a और b की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल से काम करें, a और b एलिमिनेट करिए और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, 2a इक्वल टू 6, a की वैल्यू कितनी 3, a की वैल्यू 3 आते ही, तो जैसे a की वैल्यू 3 आते ही ऑप्शन बाकी कोई दिख भी नहीं रहा, ठीक है। तो वैसे तो मैं दिमाग लगाऊं भी ना तो ऑप्शन डी ही तो सही होना चाहिए, क्योंकि 3 का मल्टीपल और कहीं पे दिखाई भी नहीं दे रहा, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा डायरेक्टली करेक्ट। तो अगर बाकी कुछ और दिमाग लग रहा होता तो हम लगा भी देते, अदरवाइज तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के।